एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपके साथ मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये खुशी आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस पर एक दिन में मेरे वीडियो पर 60 व्यू आए हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले मेरे वीडियोज़ को देखने वाले व्यूअर्स को मेरा दिल से थैंक यू कि आपने इस लायक बनाया मुझे और मेरी वीडियो की रीच जहाँ तक गई। तो उसी सीरीज़ में ये उसका पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने हिमालय के रीजन को कवर किया था, अभी हम दूसरा शुरू करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स को। ये बेसिकली बनाने का मोटिव ये है कि अभी 28 मई को एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी सीएससी का, तो वहाँ पे क्विक रिवीजन करने के लिए आप इसके साथ एक जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हैं और आपके बाकी प्रिपरेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो अभी जैसे कि हमने पहले हिमालय से पढ़ा, तो हिमालयाज़ क्या होती हैं? बेसिकली माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन से हमारा जो रिवर है वो जनरेट होता है। तो रिवर जनरेट होते हुए जब वो अपने डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, तो जो उसका इंक्लिनेशन होता है, मतलब टॉप से जब वो डाउन पर आता है, तो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स वो लेकर के आता है, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जितने भी होते हैं। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो उन्हीं रिवर्स से जो एलुवियल डिपॉजिट वो अपने साथ लेकर के आते हैं उनसे बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो थ्री मेजर रिवर्स जो है हमारे इंडिया में, इनकी वजह से जो भी अलुवियल डिपॉजिट्स होता है, इनकी हेल्प से नॉर्दर्न प्लेन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स तक ईस्ट से वेस्ट तक फैले हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट तक ये 3200 किलोमीटर्स तक है। और जो इसकी एवरेज विड्थ है, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट इतना 3200 किलोमीटर्स है, और जो ये इसकी विड्थ है वो है 150 to 300 किलोमीटर्स। आप इसको यहाँ पर मैप के थ्रू भी अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, ये तो फिलहाल हिमालयाज़ का पोर्शन है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन। तो जो इसका ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन है इस नॉर्दर्न प्लेन का, बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट वो है 3200 किलोमीटर्स, और जो ये इसकी विड्थ है ना वो 150 से 300 किलोमीटर्स तक जो है वो स्प्रेड है। तो ये हमारा बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन। फिर उसके बाद बारी आती है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो अलुवियल डिपॉजिट यहाँ का है, मतलब जो डिपॉजिट्स की वजह से जितना वो उसने स्पेस कवर किया है, वो है 1000 से 2000 मीटर। आप इसको एक बार इमेजिन करके देखिएगा, वो 1000 से 2000 मीटर है। नॉर्थ से साउथ में मतलब 1000 से 2000 है। इनको जो है वो फिर जब हम जाते हैं ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो इनका बेसिकली कुछ जोन्स में ये डिवाइडेड है, जैसे कि जो भाबर हो गया, तराई हो गया और अलुवियल प्लेन हो गया, ठीक है। अलुवियल प्लेन्स जो होते हैं वो आगे चल करके खादर और भांगर में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो भाबर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी कह सकते हैं ना, जो शिवालिक हमने आपको बताया था ना, ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडिल हिमालयाज़ और हिमाद्री, और जो ये शिवालिक का पोर्शन है। तो अब जब हम कभी भी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऐसे छोटे 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 ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, फिर उसके बाद से ऐसे पहाड़ ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो वो जो बेसिकली वैसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स वाला जो अभी इनिशियल स्टेज होता है हमारे पहाड़ चढ़ने का, 8 से 10 किलोमीटर का, जो कि शिवालिक फुट हिल्स के पैरेलल होता है, उसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है, जो शिवालिक से छोटे छोटे हैं, वहीं से जो स्ट्रीम्स है ना, वो स्ट्रीम्स हमारे मेन डिपॉजिट्स जो हैवी मटेरियल जो है वो लेते आती हैं। जैसे होता क्या है कि अब ऊपर से आ रही है, तो बहुत जब रिवर आ रही है हमारी, तो रिवर ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स भी होंगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उसको बैरियर मिलता है, सबसे पहले बड़ा बड़ा होते जाता है ना, फिर फर्दर जो रिवर आती जाती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने आप वो नीचे सेटल होते जाते हैं। तो वही जो अपने साथ जो बड़े बड़े डिपॉजिट्स लेकर के आती है, उनसे ये भाबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साउथ में जो है भाबर के साउथ में इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं ना माउंटेन डिपॉजिट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ही जल्दी, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ से अक्सर पानी के बहाव की वजह से ये इकट्ठा भी होते जाते रहते हैं, फिर आगे कम भी होते जाते रहते हैं। फिर जो साउथ, मतलब भाबर का जो साउथ वाला पोर्शन होता है ना, ये जैसे ये अगर कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा पूरा भाबर का एरिया है, तो इसका साउथ मतलब जो इसका नीचे वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग तराई बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसकी विड्थ ऑलमोस्ट कितनी होती है, 10 से 20 किलोमीटर होती है। जहाँ पे जो बहुत सारी रिवर्स है ना, यहाँ पे अब छोटे छोटे कंकड़ हो गए ऐसे, ठीक है। तो जब रिवर आ रही है तो कोई अपना रास्ता कहीं मोड़ लेती है, कोई अपना रास्ता कहीं मोड़ लेती है। तो इस तराई एरिया में ऐसा मतलब ऐसा मोस्टली देखा गया है कि जो रिवर्स यहाँ पर स्प्लिट हो जाती हैं, वो वापस से आकर के इस पर्टिकुलर ये है तराई एरिया, यहाँ पे आकर के क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। अब तराई क्या होता है, तराई बेसिकली ऐसा बेल्ट होता है ना जो नम होता है, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पर चावल की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी होती है, थोड़ा स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की भी अच्छी खासी हम लोग ग्रोथ को देख सकते हैं। अब तराई बेल्ट के साउथ में जब हम जाते हैं, ठीक है, तराई बेल्ट के जब हम साउथ में जाते हैं, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ये भाबर वाला पोर्शन, ठीक है। भाबर के साउथ में क्या आता है, तराई वाला एरिया आता है, ठीक है, जो स्वैम्पी टाइप का होता है।
अब उसके साउथ में जब हम आएंगे, जो कि बहुत ही पुराने पुराने अलूवियल, अब भाई नदी आ रही है तो नए नए तो ऊपर ही होंगे ना, यहाँ पे तो आते आते सारे पुराने हो जाएंगे। तो जो पुराने वाले होते हैं ना डिपॉजिट, उनको यहाँ पे बेसिकली भांगर और खादर के उसमें जो क्या है डिवाइड कर दिया गया है। तो ये फ्लूवियल इरोजन और डिपोजनल लैंडफॉर्म का क्या कहते हैं, ये एक स्टेज होता है। जैसे कि यहाँ पे सैंड बार्स बन जाते हैं, मिनेंडर्स बन जाती हैं, ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, ब्रेडेड चैनल्स बन जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो अपने रिवरीन आइलैंड और सैंड बार्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उनमें से बहुत सारे इसी मतलब ब्रह्मपुत्र की इसी जो कह सकते हैं नेचर की वजह से, जहाँ से वो आती है ना, एंटर करती है बेसिकली असम और अरुणाचल, असम ये सब से आती है ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हैवी फ्लड लेकर के आती है उस वजह से। अब इन सारी रिवर्स का जो माउथ बनता है वो बहुत सारे क्या कहते हैं बड़े बड़े डेल्टास को फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल कि जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वो इन्हीं रिवर्स का जो माउथ वाला एरिया है उनका रिजल्ट है। अदरवाइज़ इनका जो फीचर लेस प्लेन है, मतलब इनका जनरल बहुत ज़्यादा ये ऊँचे नहीं होते, नॉर्मल एलिवेशन होता है इनका 50 से 150 मीटर ही सिर्फ होता है। और जो स्टेट्स जो हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ये दो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हरियाणा और दिल्ली है वो इंडस और गंगा को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में आई, नॉर्थ ईस्ट में आकर के फिर ऐसे साउथ वेस्ट में चली गई। ये होता है कुछ उसका डायरेक्शन, ठीक है। वो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। आप सबको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा कि ये जो रिवर वैलीज प्लेन है ना काफ़ी, अब क्योंकि भाई नदियों से आ रही हैं उतने पहाड़ों पे, आपको सबको पता ही है नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी हम लोग जो है क्रॉप्स भी लगा लेते हैं, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, जूट, ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब हम आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अब नॉर्दर्न प्लेन का हमने जनरल एलिवेशन देखा 50 से 150 मीटर होता है। अब जो प्लेट्यू होते हैं ना, वो उनका जो एलिवेशन होता है वो 150 मीटर से थोड़ा सा अबव होता है, मतलब 600 से लेके 900 मीटर तक के बीच में होता है। और इनका एक इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकते, हमारा कुछ इंडिया ऐसे बनता है ना, जो इंडिया का ये वाला पोर्शन होता है कुछ जो ऐसे बनता है, ठीक है, जो ऐसे फॉर्म होता है। तो यहीं से हमारा भी देखिए कुछ रफ ट्रायंगुलर शेप बना रहा है ना, यहीं से हमारा, इसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। फिर क्या हो गया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली रिज से शुरू होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से दिल्ली रिज से नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट होते हैं, फिर ये ईस्ट तक कहाँ तक एक्सटेंडेड है, राजमहल हिल्स तक, ठीक है। वेस्ट में कहाँ तक, गिर रेंजेस तक, और साउथ में कहाँ तक, कार्डमम हिल्स तक, ठीक है। ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का आउटर एक्सटेंट है, ठीक है। जबकि जो इसका एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है, जो शिलोंग है, वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कुछ सीरीज़ ऑफ प्लेट्यू से मिलकर के बना हुआ, जैसे कि हज़ारीबाग हो गया, पलामू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हज़ारीबाग हो गया, पलामू हो गया, रांची प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। और हमारा यहाँ से देखिए कर्नाटक का प्लेट्यू, ठीक है, कर्नाटक का प्लेट्यू, ये सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं, इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ये हमारे बहुत ही, इसको मैंने बताया था ना आपको, इनिशियली बताया था कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म लैंड मास माना जाता है, ठीक है। इसका जनरल एलिवेशन मैंने बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ जो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेम सम रिवर्स, कुछ आपको ऐसी रिवर्स का नाम बताना है जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में कॉन्फ्लुएंस करते हुए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अपना जो है वो पानी ड्रेन करती हैं, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है। और उनका पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता है उसको कहते हैं टॉर्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, स्पर्स, बेयर रॉक स्ट्रक्चर, देखिए सब लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ हमॉकी हिल्स, वॉल लाइक क्वाटाइज डाइक, ऑफर नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज। ये ऐसा मतलब स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक ही अच्छा खासा वाटर स्टोरेज का ये ऑफर दे देती हैं। अब वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इसका जो होता है वहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या है, हैज़ एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक। ये बहुत सारी रिकरेंट फेसेस और अपलिफ्टमेंट्स में ये काफ़ी मतलब ये भी गया है। जो भीमा फॉल्ट, जो कि यहाँ पे इसका एक मतलब भीमा फॉल्ट जहाँ पे हम एक इसका सिग्निफिकेंस देते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो रिकरेंट सेस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना हुआ है, ठीक है। यही कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी सबसे। तो जो इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि
रेविन एंड गॉर्जेस, क्योंकि वहाँ पर गॉर्जेस वगैरह फॉर्म होते हैं। अब देखिए जो रेविन ऑफ चंबल है, भिंड है, मोरना है, वो कुछ इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे कुछ इसके भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। इन 3 बेसिकली ब्रॉड ग्रुप्स में इसको क्या किया गया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स, इसका डेक्कन प्लेट्यू क्या, वेस्टर्न घाट्स, ये कहाँ से है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज, महादेव हिल्स इन नॉर्थ में यहाँ तक बेसिकली इनका एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको मैप के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो वेट मैं आपको बताती हूँ। ये रहा मैप, देखिए और बताया क्या ना, ये देखिए ये वेस्टर्न प्लेट, डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ये सतपुरा रेंज हो गया, ये मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। ये बेसिकली जो क्या है वो डेक्कन एरिया, डेक्कन आइलैंड का, डेक्कन प्लेट्यू का ये पार्ट है, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब वे वेस्टर्न घाट्स जो है उनको बेसिकली बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इनको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में हम इनको नीलगिरी हिल्स से जानते हैं, तमिलनाडु में हम इनको अनाईमलाई हिल्स से जानते हैं, और क्या कहते हैं केरला में इनको कार्डमम से जानते हैं। तो बेसिकली मैं इसका एक नेमोनिक्स बता देती हूँ, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब ने एक बहुत ही फेमस फिल्म फेस्टिवल या फिर फिल्म अवार्ड का नाम सुना ही होगा, जो होता है कांस फेस्टिवल, ठीक है। तो आप इसको साउथ से नॉर्थ की तरफ आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि कांस, ठीक है। साउथ में इसको क्या बोला जाता है, कार्डमम हिल्स, जो कि केरला से शुरू होता है। उसके बाद इसको तमिलनाडु में अनाईमलाई हिल्स से जाना जाता है। एन स्टैंड्स फॉर, एन से नीलगिरी, ठीक है। फिर उसके बाद से एस, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्दर्न पोर्शन जो महाराष्ट्र का इसका होता है, वहाँ पर इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप एक बार ये नेमोनिक्स याद कर लीजिए, कांस, ठीक है, CANS, कार्डमम, अनाईमलाई, नीलगिरी और सह्याद्री, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो अनाईमलाई हिल्स, वो जो वहाँ पे प्रेजेंट है, फिर वो फॉलोड बाय डोडा बेटा, वहाँ पे डोडा बेटा भी पाया जाता है, क्या कहते हैं, सॉरी, वहाँ पर डोडा बेटा भी है, जिसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है, जो कि नीलगिरी हिल्स पर है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोडा बेटा जो है वो कौन से हिल्स पर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए कि डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स पे प्रेजेंट है। बहुत सारे पेनिनसुलर जो रिवर्स है ना, उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से ही होता है। अब ईस्टर्न घाट जो है वहाँ पे बहुत ही बड़ी नहीं, मतलब एक डिसकॉन्टीन्यूअस और लो हिल्स वहाँ पे भी पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एरोडेड रिवर्स है, जैसे कि महानदी जो है वो वहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरोडेड रिवर है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ की हैं, मतलब ईस्टर्न घाट्स की हैं, वो है जावादी हिल्स, पैलकोंडा रेंज, नलामला रेंज, महेंद्रगिरी, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मीट करते हैं, तो वो एक्चुअली नीलगिरी हिल्स पर क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। अब आती है बारी सेंट्रल हाईलैंड्स की, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जो है वो वेस्ट में अरावली हिल्स से, ठीक है, अगर मैं ऐसे बना लूँ तो वेस्ट में ये अरावली हिल्स से, ठीक है। फिर उसके बाद से ये फॉर्म करते जाते हैं सतपुरा रेंज, ठीक है, जो कि साउथ में है, मतलब इनका जो है इसका बेसिकली जो एलिवेशन है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक है, ठीक है। ये जो है हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बना देती है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट मतलब अभी जस्ट हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सतपुरा वगैरह। तो सतपुरा जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में भी आता है। तो अब ये डेक्कन प्लेट्यू ये बेसिकली रफ ट्रायंगुलर वाला पड़ा। अब इसके जो थोड़ा सा ऊपर हमने सतपुरा देखा था ना, वहाँ से ये शुरू होता है, ये थोड़ा सा ये बना देता है सेंट्रल हाईलैंड से बीच का पोर्शन, ठीक है। तो वेस्ट में ये अरावली रेंजेस से घिरा हुआ है और बीच में ये क्या है, सतपुरा रेंजेस से घिरा हुआ है। अब इसका जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन है पेनिनसुलर, इस वाले पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये वेस्ट में जैसलमेर तक जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सैंड रिजेस फॉर्म होती हैं क्रिसेंट शेप की, और जो डून्स भी हैं जो वहाँ पे बर्चन्स। अब आपने देखा होगा कि मतलब रेगिस्तान जो बनते हैं ना, बेसिकली जैसलमेर वही सारा एरिया है। तो ये जो रेगिस्तान में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डून कह लेते हैं या फिर बर्चन कह लेते हैं। ये रीजन जो है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस में जाता है। ये जो हमारा मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस में जाता है, जो कि क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है इस मेटामॉर्फिक प्रोसेस की वजह से, मार्बल, स्लेट और जेनेसिस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इस बार UPPCS में भी क्वेश्चन आया था, ये जेनेसिस वाला, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सेंट्रल हाईलैंड्स का जो जनरल एलिवेशन क्या है, 700 से लेकर के 1000 मीटर तक है, ठीक है, सी लेवल तक। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि जो यमुना हो गई, ठीक है, उसका कहाँ पे ओरिजिन है, विंध्या और कैमूर रेंजेस, मतलब विंध्यन और कैमूर रेंजेस के बीच से क्या निकलती है, हमारी यमुना, ठीक है। बनास इज़ दी ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल।
चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, बनास इकलौती जो है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इसी बारे के एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का, वो राजमहल हिल्स बनाता है। ठीक है, इधर आते हैं ईस्टर्न साइड में तो वो राजमहल हिल्स बनाता है, और साउथ में क्या कहते हैं, जो इसका रिजर्वॉयर एक रिच सोर्स है वो होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि क्या है, मिनरल रिसोर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। तो ये बेसिकली हमारे मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन है। इसको ऐसा माना जाता है कि ये कुछ फोर्सेस की वजह से क्रिएट हुआ है, जो कि इसको नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट्स जो हैं वो देती हैं। ठीक है, राजमहल हिल्स हो गया जो ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न का राजमहल हिल्स, मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, ये सब उसी का रिजल्ट है। फिर बाद में जो वहाँ पे डिप्रेशन जो था, वहाँ का जो डिप्रेशन हुआ, फिर वो जैसे जैसे डिपॉजिट्स के थ्रू वो फिल होते गया, मतलब एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ था कुछ तो समय पहले, कुछ सालों, बहुत सालों पहले, तो वो रिवर्स के थ्रू आते आते डिपोजिशन से क्या हो गया, वो फिल हो गया। आज जो हमारा मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है ना, वो डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, वो हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से क्या हो चुका है, अभी अलग हो चुका है। जो मेघालय प्लेट्यू है उसको फर्दर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ये देखिए, मैं अगेन इसका आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ, क्योंकि मैप के थ्रू याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये देखिए, ये है गारो, खासी और जैंतिया। ये किस में है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में आते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो कार्बी एंगलोंग, जो कि असम हिल्स में है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसी के सिमिलर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो मेघालय प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ही क्या कहते हैं, सिमिलरली जो मेघालय प्लेट्यू है वो भी मिनरल रिसोर्सेज में क्या है, काफ़ी रिच है। इससे भी एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो मेघालय प्लेट्यू है वो भी क्या है, मिनरल में रिच, जैसे कि वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कोल, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ये जो है वो रेनफॉल रिसीव करती हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मेघालय प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा इरोडेड सरफेस बन चुका है। ये एक थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है भाई, जहाँ बरसात होगी वहीं की ना मिट्टी खिसकेगी, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरोडेड प्लेट्यू हो चुका है। चेरापूंजी, ठीक है, यहाँ पे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक रॉकी सरफेस दिखाता है कि यहाँ का जो क्या कहते हैं वेजिटेशन कवर है वो भी यहाँ पे शो होता है अच्छा खासा वाला। ठीक है, अब ये सब के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेजर्ट्स की, जिनको हम हिंदी में मरुस्थली भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली में लाई करते हैं। नॉर्थ वेस्ट की जो अरावली है ना, वहाँ पर हमारे इंडिया का क्या लाई करता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये बहुत ही हमारे कह सकते हैं कि अच्छी टोपोग्राफी का एक एग्जांपल है, हमारी इंडिया की डिफरेंट टोपोग्राफी का एक एग्जांपल है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये देखिए, यही है वो बेसिकली, ये जो है ना फॉर्म हुआ, यही है वो डून्स या उनको बर्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको मरुस्थली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, पानी की प्रेजेंटेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसको मरुस्थली का जो है वो नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो है वो बहुत सारे यहाँ पर वुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पर एक क्या कहते हैं, दिस कैन बी कॉरोबरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट वुड फॉसिल्स पार्क एट एकाल एंड मरीन डिपॉजिट्स अराउंड भामसार नियर जैसलमेर। ठीक है, दो द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इन एन एक्सटेंशन, मतलब जो इस डेजर्ट का जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन है, इस प्लेट्यू, ये भी एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन मानते हैं, बट क्योंकि इसका थोड़ा सा टोपोग्राफी जो है वो डिफरेंट है, तो इसको एक डिफरेंट डिवीज़न में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। ठीक है, दिन में बहुत गर्मी रहेगी तो रात में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, ऐसा वाला यहाँ का माहौल होता है। ठीक, डेजर्ट्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो इसी के क्या कहते हैं, इस ओरिएंटेशन की वजह से जो डेजर्ट है उसको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया गया है। एक नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, जिसका स्लोप किस साइड है, सिंध के साइड, और जो साउदर्न पार्ट है जिसका स्लोप किसके साइड है, रैन ऑफ कच्छ। तो बहुत सारी रिवर्स जो है यहाँ की वो एम्फर्मल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आया था, लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर जो क्या करती है, सदर्न पार्ट से यहाँ के लाई कर दे, यहाँ की कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको इसका जीवन दान बोला जाता है, मरुस्थली का जीवन दान, वो किसको बोला जाता है, लूनी रिवर को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ का जो लो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब बारिश नहीं होगी, सिर्फ चीज़ें सूखेंगी, तो वहाँ पे पानी की कमी तो होगी। तो यहाँ की कुछ स्ट्रीम्स जो है वो तो ऐसी होती है कि कभी कभी साल के कुछ समय में वो पूरी की पूरी गायब भी हो जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ की लेक हैं वो ब्रैकिश वाटर को जैसे कंटेन करती हैं, जो कि यहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन करने का एक बहुत ही क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब
पढ़ेंगे गांधी जी का दांडी मार्च, तो आपको वहाँ पर एक इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ज़रूर एक बार हिस्ट्री से गो थ्रू करिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका कोस्टल प्लेन्स। तो हमने बाकी सारे के बारे में पढ़ लिया, हिमालयंस के बारे में पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ लिया, डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोस्टल प्लेन्स, मतलब जो हमारी कोस्टल प्लेन्स है, जो पूरा है ना ये एरिया, जितना भी पानी के पास में आता है वो एरिया को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इनको बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, मतलब वो वहाँ पे अभी देखिए मुझे रफली याद आ रहा है, मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया था, बट आई गेस यहाँ से भी एक क्वेश्चन था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स है, मतलब वहाँ के जो कुछ कोस्ट्स हैं वो पानी में क्या हो चुके हैं, सबमर्ज हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पुरानी सिटी थी द्वारका की, जो कि बहुत ही एक एविडेंट हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए, हिंदू कल्चर के लिए, वो क्या था, वो इसी के मेन, जो कि इसका मेन लैंड यहाँ पर सिचुएटेड होता था, वो पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज हो गया। आपको सबको एविडेंसेस इसके मिले होंगे। इसी सबमर्जेंस की वजह से यहाँ पर एक नैरो बेल्ट हो गया, जो कि नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स जो है वो बहुत ही अच्छे खासे डेवलप हो सकते हैं। तो कांडला ये क्वेश्चन भी पूछा था, कांडला, माजेगांव, जेएलएन पोर्ट, नावाशेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन एटसेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स हैं। इससे क्वेश्चन आता है, आया भी था लास्ट ईयर या फिर उसके पिछले वाले यूपीपीसीएस वगैरह में, कि कोचीन मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि नेचुरली है, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना था ऑप्शन। तो अब इसका जो गुजरात कोस्ट है वो एक्सटेंड करता है, फिर उसके बाद से नॉर्थ टू द केरला, मतलब ये गुजरात से लेकर के नॉर्थ में भी एक्सटेंड होता है, कोस्टल प्लेन्स थोड़ा सा देखने को मिलता है। और नॉर्थ में अगर हम जाएँ तो गुजरात है, केरला जो हम जाएँ तो साउथ में जाएँ तो केरला कोस्ट दिखता है। वेस्टर्न कोस्ट को फिर हम फर्दर कुछ डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट जो कि गुजरात में है, ठीक है। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। गांव कोस्ट कहाँ पर है, गांव कोस्ट और मलाबार कोस्ट वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये कोस्ट भी आपको याद करने पड़ते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आया था कि बताइए कि जो नॉर्दर्न मोस्ट कोस्ट है वो कौन सा है, तो वो था कोंकण कोस्ट का, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या कहते हैं, नैरो है बीच से, और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ते, मतलब बीच में वो नैरो है, ऐसे नैरो है, और जैसे बढ़ते हैं वैसे ही वो क्या करते जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड होते जाता है, कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो मलाबार कोस्ट है वहाँ पर कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी पाया जाता है, जैसे कि वहाँ पर बैक वाटर्स पाया जाता है, जो कि फ़िशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। वहाँ पर इनलैंड नेविगेशन, ये एक अच्छा यहाँ पे है, इनलैंड नेविगेशन भी क्या कहते हैं, यहाँ पे इसके कुछ टूरिस्ट का जो है वो स्पेशल अट्रैक्शन है। तो हर साल यहाँ पर एक क्या कहते हैं, फेमस नेहरू ट्रॉफी वाल्मकली बोट रेस, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर मतलब ये पूरी 11th की जो ज्योग्राफी है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोट रेस जो होती है वो क्या होती है, हेल्ड होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। तो अगर हम इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से हम कंपेयर करें, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है और वो एक इमर्जेंट कोस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ये सबमर्ज हो गया था पानी में, ये इमर्ज होता है। तो देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज, वहाँ पर डेवलप्ड डेल्टाज मिलते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सुंदरबन डेल्टाज वगैरह हो गए, हमारे नीचे के जो डेल्टाज हैं, साउथ के जो डेल्टाज हैं, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज यार फॉर्म, और यहाँ की डेल्टाज किससे बनती हैं। अब भाई ये हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, इधर अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो जो इधर पानियाँ जो बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल में जो अपना पानी गिराती है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होने लगता है, ये छोटे छोटे डेल्टाज जो होते हैं वो ईस्टर्न साइड पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यहाँ वाले तो पानी में डूब जाते हैं और यहाँ वाले इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि दीज इंक्लूड द डेल्टास। अब कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं डेल्टास, महानदी की बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, कावेरी बनाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इमर्जेंट नेचर है। इसके इमर्जेंट नेचर की वजह से यहाँ पर जो पोर्ट्स और हार्बर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कम है। अब भाई डेल्टा है, थोड़ा दलदली एरिया है, तो भाई वो थोड़ा सा रिस्की तो होगा ही ना इन सब के लिए। यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब जो लोग रहते हैं वो बेसिकली 15 किलोमीटर्स into the sea which makes it difficult for the development of good ports harbor, वही जस्ट मैंने बताया था। अब अगेन आपके लिए क्वेश्चन कि कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर्न कोस्ट का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक। अब आता है बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, आइलैंड है। तो बेसिकली दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, हम सबको पता है। एक कहाँ है हमारा, बे ऑफ बंगाल में है, एक हमारा कहाँ है, अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, 572 आइलैंड जो हैं उनको आइलैंड्स बोला गया है, ठीक है। दीज आर सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड हैं, 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट, ठीक है। दो प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो है, जो कि क्या है, रिची आर्कीपेलागो एंड लिबर्निथ आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिची आर्कीपेलागो, ठीक है। जो पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप है वो अगेन दो में डिवाइड कर दिया गया है, किसमें,
द अंडमान नॉर्थ में इसका नाम क्या है, आइलैंड्स जो हमने देखा था 512 का, अंडमान जो है वो नॉर्थ में लाई करता है, मतलब नॉर्थ में अंडमान, और साउथ में इसका नाम क्या है, निकोबार, ठीक है। और ये जो है ये ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये वाटर बॉडी जो है वो किससे सेपरेटेड है, 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। इट इज़ बिलीव, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है 10 डिग्री चैनल, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा माना जाता है कि जो ये आइलैंड्स है ना वो क्या कहते हैं, सबमरीन माउंटेन्स का एलिवेशन है, ठीक। ऐसे माउंटेन्स जो पानी में कभी मर्ज हो गए होंगे, ठीक है, अंदर घुस गए होंगे, तो जब वो बाहर निकल के आते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि बेसिकली वो उनका पार्ट है, ठीक है। कुछ जबकि कुछ जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं वो उनकी वोल्केनिक ओरिजिन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। जो बैरन आइलैंड है, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, बैरन आइलैंड, ये भी पूछा था यूपीपीसी से, मतलब अक्सर क्वेश्चंस में ये पूछ ही लेता है। जो बैरन आइलैंड है वो एक लौता इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है जो कि किस में लाई करता है, निकोबार में, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि ऑन 23 दिसंबर 2004 द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी, जिसमें हमारा साउथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वो मर्ज हो गया था। अगर आपको उसका नहीं पता है तो जल्दी से आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वाला पोर्शन जो था वो इसमें मर्ज हो गया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जो कि यहाँ की है, जैसे कि सैडल पीक, ठीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है 738 मीटर की, माउंट डायवलो जो मिडिल अंडमान में है 515 मीटर्स का, माउंट कयोब जो कि साउथ अंडमान में 460 का, और जो माउंट थ्रिलर है वो क्या है 642 मीटर जो कि ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। जो कोस्टल लाइन्स है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कोरल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं, और बहुत सारी, अभी कोस्ट है तो ब्यूटीफुल बीचेस तो होंगी ही होंगी। ये आइलैंड्स जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो ऑकर करती है, और इनका जो वेजिटेशन है वो इक्वेटोरियल टाइप का है, ठीक है। अब अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप पाया जाता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। बेसिकली लोग लक्षद्वीप को ही याद रख पाते हैं, मिनिकॉय लोग भूल जाते हैं, मिनिकॉय भी अरेबियन सी में पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे स्कैटर्ड है, इनका जो जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ, और 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसका, ठीक है। ये जो आइलैंड्स हैं इनका जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर जो है केरला कोस्ट से, अगर हम इसका वो करें तो इनसे इतना दूर है। तो जो इंटायर ग्रुप है इसका ये पूरा का पूरा कोरल डिपॉजिट से बना है। अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बताइए कौन सा ऐसा आइलैंड ग्रुप है जो कि पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट से। तो आपका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय, ठीक है। इसमें बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने इसमें आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड ग्रुप है जिसमें से 11 पर लोग रहते हैं, ठीक है। और जो मिनिकॉय है वो इसका लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका जो एरिया है वो कितना है 453 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पूरा जो क्या कहते हैं ये भी 10 डिग्री नॉर्थ जो चैनल है वो उसमें डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ ऑफ विच इसके नॉर्थ में अमीनी आइलैंड है और साउथ में क्या है, कैनानोर आइलैंड, ठीक है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कीपेलागो हैव स्टॉर्म बीचेस, जो आर्कीपेलागो का जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे स्टॉर्म बीचेस भी हैं, मतलब ऐसे बीचेस जहाँ पे स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं, जो कि पेबल्स जहाँ पे प्रेजेंट हैं, शिंगल्स हैं, कॉबल्स हैं एंड बोल्डर्स हैं इन द ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको प्लीज़ मेरी मेहनत पसंद आई हो और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप उसको बहुत ही फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़।